इस साल मार्च में सीबीएसई ने जेई और नीट एस्पिरेंट को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और वो है डमी स्कूल्स को बैन करके। आप में से कई बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन डमी स्कूल्स पे रिलाई कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। बहुत सारे बच्चों ने 11th क्लास में सोचा होगा कि वो इन डमी स्कूल्स में एडमिशन ले लेंगे और किसी और सिटी में जाके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। अब माहौल ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या डमी स्कूल का रिस्क लें या फिर रेगुलर स्कूलिंग करें, यानी कि रेगुलर स्कूल जाएं। तो मेनली ये दो सवालों से आप घिरे होंगे। आओ इस वीडियो में इस सवाल का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या हमें डमी स्कूल का रिस्क लेना चाहिए। अगर आप मेरी मानो तो हमें यह रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, आओ समझाता हूं। डमी स्कूल बैन करने का एक्शन भले ही सीबीएसई ने अभी लिया हो, लेकिन इस पे एक्शन बहुत टाइम पहले से चल रहा है। लास्ट ईयर सितंबर में सीबीएसई ने दिल्ली और राजस्थान के 27 स्कूलों में सरप्राइज विजिट किया, ये देखने के लिए कि बच्चे वहां पे रेगुलरली आ भी रहे कि नहीं, क्योंकि पेपर में रेगुलरली विजिट बच्चों की दिखाई जा रही थी। उसमें से 21 स्कूल का जो एफिलिएशन था वो विड्रॉ कर लिया गया और 6 स्कूलों को डाउनग्रेड कर दिया गया। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस या रिस्क हो सकते हैं डमी स्कूल में जाने के। लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने अपील डाली इन डमी स्कूल्स को बंद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से फ्रॉड चल रहा था और हाई कोर्ट ने फाइनली इसको एक फ्रॉड घोषित किया और रिजल्ट आप सबके सामने है। तो ऐसे में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। एक ऑप्शन सीबीएसई ने खुद से दिया है, वो है NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जहां पे आप ओपन से स्कूलिंग को कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीबीएसई से स्कूलिंग करते हो तो 75% अटेंडेंस को बहुत ज्यादा जरूरी बोल दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि रेगुलर स्कूलिंग के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना कोई आसान बात तो नहीं है और कई बच्चों को शायद ये भी लग सकता है कि ये नामुमकिन है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इससे सिक्योर ऑप्शन यानी कि स्कूलिंग करते हुए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, इससे सिक्योर ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है। तो क्या नॉर्मल स्कूलिंग के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना नामुमकिन है? नहीं, ये पॉसिबल है। आओ अब आगे की वीडियो में ये समझते हैं कि मैं कैसे अपने स्कूलिंग के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूं। अब सबसे पहले आपको स्कूल से अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालना होगा, जिसकी शुरुआत होगी आपके क्लासरूम से, यानी कि टेक योर स्कूल सीरियसली। देखो, ये बात तो फैक्ट है कि मोस्टली हर स्कूल के अंदर आपको NCERT बेस्ड पढ़ाई कराई जाने वाली है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो सिर्फ NCERT से तो काम चलने वाला नहीं है। NCERT के अलावा आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा अलग लेवल के सवालों को बनाना होगा। लेकिन क्या स्कूल में पढ़ाए जाने वाले 6 घंटे एकदम वेस्ट हैं? तो आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दें चाहे ना दें, आपका कोर तो आपकी NCERT ही है, आपके बेसिक्स ही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि आपके स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, बट क्या पता पढ़ाते हो, आपने कभी सीरियसली पढ़ा ही ना हो। तो आप अपने स्कूल के उन 6 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? मेरी सलाह माने तो जब आप एक एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग ले रहे होते हैं या कोई भी और कोचिंग ले रहे होते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि वो लोग आपके स्कूल से आगे होते हैं। तो आप अपने स्कूल के लेक्चर्स को एज रिवीजन कंसीडर कर सकते हो। लेट अस सपोज आपके जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हो चुका है। अब आपके स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होना है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए या रिवाइज करने के माइंडसेट से जाओ कि आज मैं स्कूल में जाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज होगा। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए करो। अच्छा, हो सकता है ये रिवर्स भी हो, कभी कभार कोई टॉपिक आपके स्कूल में पहले हो जाए तो आप रिवर्स खेल लो, उसको वहां ढंग से पढ़ो जितना आपको वहां समझ में आ रहा है। हो सकता है सारा ना भी आए, फिर जब आपके कोचिंग में हो रहा हो तो रिविजन माइंडसेट से जाओ। इससे आप कहीं ना कहीं 6 घंटे यूटिलाइज कर लोगे। अब ये तो बात हुई स्कूल की। अब स्कूल के अलावा किन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा? अब सेकेंड चीज पे आते हैं, वो है मेक शॉर्ट नोट्स। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं हमारे ऑफलाइन में या पेड बैच के बच्चे भी फोटो खींच के भेजते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती है ये। आपने जो भी अपने क्लास में पढ़ा है उनके आपके पास बुकलेट्स तो होंगी जो कंप्लीट नोट्स हैं, लेकिन उनके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, क्रिस्प नोट्स बनाना शुरू करो, पॉइंटर्स। उससे होगा क्या, आप छोटे छोटे ब्रेक्स के अंदर भी उसे रिवाइज कर पाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपके स्कूल के टाइम टेबल में कहीं ना कहीं आपको खाली पीरियड्स मिलते होंगे। अगर आप वहां पे पढ़ने के मूड में हैं तो उन शॉर्ट नोट से अपने उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, या फिर अपने स्कूल से घर जाते वक्त अगर आप में एनर्जी बची है तो वहां रिवाइज कर लीजिए, या घर से कोचिंग जाते वक्त या वापस आते वक्त। देखो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा और इन छोटे छोटे ब्रेक्स में उन छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे बात टाइम की आ रही है तो आओ अगले इस पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे
हमारे कोचिंग, हमारे स्कूल के साथ टाइम को मैनेज करें। अब अगर उनका कोर्स अलग अलग चल रहा है तो उस चीज़ों को साथ में कैसे मैनेज करें, आओ इस पे बात करते हैं। मैनेज कोचिंग एंड स्कूल पेस। स्कूल और कोचिंग के पढ़ाने का तरीका अलग है, उनका पेस अलग है और कहीं ना कहीं सिलेबस भी अलग है। अब इस केस में अगर आपने ढंग से प्लानिंग नहीं की तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूजन होगी ही होगी। तो हर 2 दिन में आपको एक छोटा सा स्केड्यूल बनाना है। बताता हूं कैसे। इससे एक तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगी और डुप्लीकेट एफर्ट से बच पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि आज स्कूल में क्या होने वाला है, तो कोशिश करो कि उसको पहले से ही कहीं ना कहीं हल्का हल्का ओवरव्यू लेके जाओ, चाहे यूट्यूब के वन शॉट से, चाहे चैप्टर समरी से। सिमिलरली आपके कोचिंग में क्या होने वाला है उसका भी आप एक दिन पहले या फिर कुछ देर पहले उसको रिवाइज करके जाओ, एक ओवरव्यू लेके जाओ। पूरा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। इससे होगा क्या, इससे जब आप क्लास में बैठोगे तो आप वो वाला टॉपिक अपने दिमाग में डाल के लेके आए जो आज होना है। अब होता क्या है, जब बच्चा स्कूल से सीधा कोचिंग जाता है, बीच में कुछ रिवाइज नहीं करता है, तो वो दोनों टॉपिक जो है एक प्रकार से खिचड़ी पक जाती है। तो उससे बचने के लिए आप हर क्लास से पहले 15 मिनट या 20 मिनट उन टॉपिक्स को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, आप क्लास में ज़्यादा एक्टिव रहोगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रैब होगा। मैं खुद ऐसे पढ़ाई करता था। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होगा कि आप स्कूल और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त पेस को मैच नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं कोशिश करो, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि पेस मैच नहीं होगा और हो सकता है कभी कभार दोनों भी छूट जाएं। तो पैनिक की सिचुएशन में आने की जरूरत नहीं है। बैकलॉग क्रिएट होता है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे आपके काम आएंगे वीकेंड्स, यानी कि सैटरडेज और संडे। अब सैटरडे संडे को कैसे प्लान करें कि इस पैनिक से बच पाएं और ये जो पेस है वो वापस से पकड़ पाए। अब वीकेंड प्लान में हमारे पास 2 दिन आ गए, सैटरडे और संडे। तो आप सैटरडे अलग चीज के लिए और संडे अलग चीज के लिए बचा सकते हो। सैटरडे को आपने जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपका स्कूल होता है सैटरडे को तो आप सैटरडेज अवॉइड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है कि नहीं। वो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सैटरडे को छुट्टी रहती है। तो सैटरडे को आपने पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उस पर आप एक रिवीजन मार सकते हो। रिवीजन कौन सी मारनी है, जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके गोल्स की तरफ तो वही लेके जाएंगे, क्योंकि स्कूल में तो वैसे भी बहुत बेसिक पढ़ाई हो रही है और जो कॉमन चैप्टर है वो वहीं पे रिवाइज हो जाएंगे। तो सैटरडे को आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो आपने पूरे हफ्ते की है उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं और देखना है कि कहां पे आप कमजोर पड़ रहे हो। उन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे को आप अपना बैकलॉग पूरा करो। कसम खा लो कि मैं संडे को संडे की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। मैंने पूरे हफ्ते में जो भी मिस किया उसका बैकलॉग पूरा करूंगा। बैकलॉग पूरा करने के बाद भी टाइम बच जाए तो अगेन आप अपने वीक पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो पहले मंथ से उन पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देते हैं। उन पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। इससे आपको अपने खुद के वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। अगर नहीं पता चल रहे थे तो कभी कभार बच्चों खुद से अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं। अगर नहीं पता चल पा रहे तो ये टेस्ट देके आप अपने वीक पॉइंट्स को कैटर कर सकते हो। अब आखिरी बात पे आते हैं और वो है अवॉइड बर्नआउट। देखो, ये जर्नी आसान तो नहीं होने वाली है और जब एग्जाम्स आएंगे तो ये जर्नी थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो सकती है। ऐसे में बर्न आउट हो सकता है, आपका दिमाग फोकस लूज कर सकता है और जो चीजें आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, वो याद रहने में मुश्किल होंगी, दिमाग से निकलती चली जाएंगी। इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, आओ बात करते हैं। सबसे पहले ये ठान लो कि जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो उसी प्रकार से रोज 6 से लेकर 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। फिर हर दिन प्लान करो रफली और हर एक बड़े टास्क में गैप जरूर डालो। फॉर एग्जांपल 6 बजे अगर आप उठ जाते हो तो 6 बजे उठ के 7:30 8 बजे तक आप अपने स्कूल के लिए निकल गए। स्कूल लेट से आपका 9 बजे शुरू होता है तो 8:30 बजे आपने जो आज होने वाला है स्कूल में उसको ओवरव्यू ले लिया। बीच बीच में जहां पे भी आपको खाली पीरियड्स मिल रहे हैं वहां पे कोचिंग का ओवरव्यू ले लिया कि आज वहां क्या होने वाला है। लेट अस सपोज आपका 2 बजे तक स्कूल खत्म हुआ और आप घर आ गए, फिर एक ब्रेक लो, फिर उसके बाद कोचिंग निकल जाओ, वहां पढ़ाई करो, फिर वहां से आओ, फिर एक ब्रेक लो, उसके बाद अपना स्कूल का और कोचिंग का काम करने के लिए टाइम निकालो। कुछ इस प्रकार से टाइम निकालो कि 12 बजे तक सो जाओ, क्योंकि दोबारा से सुबह आपको 6 बजे उठना है। अब देखो, ये सब बोलना बहुत आसान है लेकिन जेन्युइनली करना बहुत मुश्किल है। निराश होने वाली बात नहीं है। आप सब बच्चे सेम ग्राउंड पे हो। अगर डमी स्कूल बंद हुए हैं आपके लिए तो लगभग सभी के लिए हुए हैं। स्कूल के साथ ये सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो
वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और मेहनत करके अगले साल एक अच्छी रैंक लेके आ पाओगे। और यकीन मानो ये मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाने वाली है। जितना मेहनत आज करोगे उतना आगे जाके आपको मेहनत करने की आदत होगी। और ये जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आगे जाके आपके जीवन में और बड़े बड़े पड़ाव आने, और मुझे पूरा यकीन है आप उन सारे बड़े पड़ावों को पार करोगे। ये मत सोचो कि आपके साथ क्या हुआ, ये सबके साथ हुआ है। सब सेम ग्राउंड पे हैं, सबको सेम मेहनत करनी है और हम सब इस मेहनत के लिए तैयार हैं। जो जो बच्चे डमी स्कूल पे डिपेंडेंट थे अब वो सेम लेवल पे हैं, सेम ग्राउंड पे हैं, उन सब की एक ही टेंशन है। लेकिन इस टेंशन का बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि हम दोनों को एक साथ मैनेज करें। मेहनत लगेगी लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया और आपको कुछ ना कुछ लेवल पे हेल्प की हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर छोड़िएगा और बाकी बच्चों को कमेंट सेक्शन पे मोटिवेट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।